अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क भी है जो कभी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था, लेकिन चंद सदियों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हो गया। वो मुल्क है जापान। सामुराइयों की सरजमीन, शेंतु माबदों की सरजमीन और जदीद टेक्नोलॉजी का घर। आज हम आपको बताएंगे जापान की हैरत अंगेज तारीख, एक ऐसी दास्तान जिसमें जंगें हैं, जल्जले हैं, तबाही भी है और कामयाबी भी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हजारों साल पहले, जब दुनिया की बड़ी सल्तनतें भी तश्कील नहीं पाई थीं, जापान के जज़ायर पर छोटे छोटे कबाइल आबाद थे। ये लोग समुंदर, पहाड़ और फितरत को मुकद्दस समझते थे। इनका मजहब था शेंतो, जिसका मतलब है खुदाओं का रास्ता। शेंतो में कोई एक खुदा नहीं, बल्कि हर कुदरती चीज़ में रूह मानी जाती है। पहाड़, दरिया, सूरज, दरख्त, सब में उलूही ताकत समझी जाती थी। जापानी लोग इन रूहों को कामी कहते थे। कहा जाता है कि जापान के पहले शहंशाह जिमू 660 कबल मसीह में तख्त नशीन हुए और जापानी अकीदे के मुताबिक वो खुद सूरज देवी अमातरासु की औलाद थे। यही वजह है कि जापान के झंडे पर सूरज की अलामत आज भी मौजूद है। कदीम जापान में लोग चावल की खेती, माहीगीरी और हुनरमंदी में मशगूल रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता जापान ने चीन और कोरिया से तहजीब, रस्म ख़त और बुद्ध मत को अपनाया। चीनी तहरीरी निज़ाम जापान के लिए तालीम और सियासत की बुनियाद बन गया। यूं जापान की तहजीब, कुदरत, मजहब और इल्म के हसीन इम्तिजाज से परवान चढ़ी। वक्त गुजरा तो जापान के अंदरूनी कबाइल के दरमियान ताकत की जंगें शुरू हो गईं। ये वो दौर था जब एक नया तबका उभरा, सामुराई। सामुराई सिर्फ जंगजू नहीं थे, बल्कि एक नजरिया थे। इज्जत, वफादारी, कुर्बानी और ज़ब्त नफ्स का नजरिया। 12वीं सदी में जापान में एक ताकतवर खानदान मिनामोतो उभरा। इनके रहनुमा मिनामोतो योरितोमो ने 1192 में पहला शोगन बनकर जापान में फौजी हुकूमत कायम की। इसके बाद जापान पर तकरीबन 700 साल तक शोगनों की हुकूमत रही। शहंशाह मौजूद तो था, मगर सिर्फ एक अलामती शख्सियत। असल ताकत शोगन के हाथ में होती थी, जो फौज और सियासत दोनों चलाता था। सामुराइयों का ज़ाब्ता हयात था बुशिदो, यानी जंगों का रास्ता। ये उसूल सिखाता था कि सामुराई अपनी इज्जत को जिंदगी से बढ़कर समझता है। अगर वो जिल्लत उठाए तो उसे अपनी जान कुर्बान कर देनी चाहिए। इसे सेपोको या खुदकुशी बराए इज्जत कहा जाता था। सामुराइयों ने सिर्फ जंग नहीं की, उन्होंने जापानी फनून, शायरी और फलसफे को भी जन्म दिया। इनकी बदौलत जापान में तलवार साजी और चाय की तकरीब जैसे आदाब पैदा हुए। वक्त के साथ जापान में मुख्तलिफ शोगन खानदान आए, जिनमें सबसे मशहूर तोकुगावा शोगनेट था। यही वो दौर था जब जापान ने फैसला किया कि वह खुद को दुनिया से अलग कर लेगा। 17वीं सदी में जापान ने दुनिया से अपने दरवाजे बंद कर दिए। तोकुगावा शोगनेट के दौर में मुल्क को मुकम्मल तौर पर अलग थलग कर दिया गया। कोई गैर मुल्की अंदर नहीं आ सकता था और कोई जापानी बाहर नहीं जा सकता था। यह तन्हाई का दौर तकरीबन 200 साल तक जारी रहा। इसी दौरान जापान ने अपनी सकाफत, आर्ट, चाय की रसूमात और शिंतो बुद्धिज्म की इम्तिजाज को निखारा। 1853 में अचानक जापान के साहलों पर अमेरिका के बहरी जहाज नमूदार हुए। इनकी क़यादत कर रहा था कमांडर मैथ्यू पेरी। अमेरिका ने जापान से कहा, अपने दरवाजे खोलो,
ورنہ ہم زبردستی کھول دیں گے۔ یہ لمحہ جاپان کے لیے ایک جھٹکا تھا۔ 200 سال کی تنہائی کے بعد جاپانیوں نے دیکھا کہ مغربی دنیا ان سے صدیوں آگے جا چکی ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ اگر انہوں نے خود کو نہ بدلا تو وہ غلام بن جائیں گے۔ 1868 میں ایک انقلاب آیا، میجی بحالی۔ شوگن کی حکومت ختم کر دی گئی اور شہنشاہ میجی نے مکمل اختیار سنبھال لیا۔ لیکن اس بار جاپان نے پرانی غلطیاں نہیں دہرائیں۔ انہوں نے مغرب سے سیکھا۔ فوجی نظام، تعلیم، صنعت، ٹرین، مشینیں سب جدید بنائیں۔ انہوں نے یورپ اور امریکہ کے ماہرین کو بلایا اور جاپانی نوجوانوں کو بیرون ملک تعلیم کے لیے بھیجا۔ صرف 40 سال میں جاپان ایک زرعی ملک سے صنعتی طاقت بن گیا۔ اس نے چین اور روس کو جنگ میں شکست دی اور دنیا حیران رہ گئی کہ ایک چھوٹے جزیرے نے اتنی جلدی اتنی ترقی کیسے کر لی۔ میجی دور نے جاپان کو وہ راستہ دکھایا جس نے اسے دنیا کی سپر پاور بننے کی بنیاد دی۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں جاپان نے اپنی طاقت دکھانا شروع کی۔ اس نے چین اور روس جیسے بڑے ممالک کو شکست دی، لیکن طاقت کے نشے نے جاپان کو خطرناک راستے پر ڈال دیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے جرمنی کے ساتھ اتحاد کیا اور پرل ہاربر پر حملہ کر دیا۔ امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے اور جاپان تباہ ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے ایٹمی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن جاپانی قوم نے ہار نہ مانی۔ تباہی کے بعد انہوں نے ایک نیا عہد کیا کہ وہ تلوار نہیں، ٹیکنالوجی سے دنیا کو فتح کریں گے۔ چند دہائیوں میں جاپان نے دنیا کی بہترین گاڑیاں، الیکٹرانکس اور روبوٹس بنائے۔ ٹویوٹا، سونی، ہونڈا، یہ سب جاپانی معجزے ہیں۔ آج جاپان وہ ملک ہے جہاں قدیم روایات اور جدید ٹیکنالوجی ساتھ چلتے ہیں، جہاں چیری کے پھول ہر بہار میں کھلتے ہیں اور روبوٹس انسانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ قوم ہمیں سکھاتی ہے کہ تباہی کے بعد بھی دوبارہ جنم لیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے جاپان، نظم، وقار اور محنت کی زندہ مثال۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔